तो 27 में लड़वा रहे हैं चुनाव आपको। को विश्वास दिला देना चाहता हूँ 187 नहीं, शिवराज सिंह को 188वां अवसर मिलेगा, 89 में मिलेगा, 90 में मिलेगा। हमारे साथ में हैं कुंवर सिद्धराज सिंह जी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी में। 22 में चले गए भैया, उधर सपा में रहते फिर टिकट मिल जाती, 100% मिल जाता शायद, और हो सकता है जीत गए होते ना। हाईली क्वालिफाइड हैं जी। तो शिक्षक एमएलसी क्यों नहीं लड़ गए आप? पर अगर मैं अपने आगे कुछ भी सामने गलत होता हुआ देखूंगा, बिना आवाज उठाए मैं नहीं रह सकता साहब। मेरे अगर केस में बात करें, मेरे किसी भी कार्यकर्ता, भाई, चाहने वाला, क्षेत्र का व्यक्ति, जब भी अगर किसी के ऊपर ऐसी आंच आएगी जहां पे उसे कोई घर नहीं मिलेगा, सिद्धराज सिंह का घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। सिद्धराज सिंह ने अगर किसी के कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है तो उसका भी मतलब है। बिना मतलब के मैं किसी के हाथ भी नहीं रखता, दूसरे को मैं छेड़ता नहीं, और जो मेरे दिल में बस जाए उसे मैं छोड़ता नहीं। अगर हम आपकी बात करें पर्सनली, तो वैसी 3 कौन सी चीजें हैं जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? मैं आपके माध्यम से ये वादा करता हूँ, और मेरी क्षेत्र की जनता भी मुझ पर भरोसा करती है, इकलौती विधानसभा होगी जहां सिद्धराज सिंह होगा जो करप्शन फ्री होगी। बरेली किसके लिए जाना जाता है? बरेली जैसा जो शहर है, उधर पानी, हवा सब स्वच्छ है। और क्या क्या फेमस है बरेली? देखिए, बरेली में सिद्धराज सिंह भी फेमस है। जैसे हमारे यहाँ कानपुर में बड़ा ओपन हार्टेड होते हैं जी, तो जो बरेली का स्वभाव जो मेरे मन में है वो ये है कि यार कुछ ना कुछ लकड़ी दे देंगे। लकड़ी दे देंगे? हे भगवान। अब कहावत कही भी जाती है, लखनऊ से ऊपर चले जाइए तो पहले आप में समय निकल जाता है। पहले आप नहीं, पहले आपने देखा है, पहले आप। अभी आप इधर पश्चिम के बॉर्डर पे आ जाइए तो फिर के हो जाएगा, क्या हुआ? और मेरठ की तरफ चले जाइए तो नू हो जाएगा। अरे नो का यहाँ क्या? और आप इधर आ जाइए नोएडा की तरफ तो ते हो जाएगा। कहाँ ते आ रहा है, कहाँ ते जा रहा है। हाल ही में अभी फिर लट बजे थे, पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और जो हमको लग रहा है 1-2 डंपर चप्पलें गई होंगी। जी, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी बीच में इस तरीके की जो है उत्पत्तियां हो जाती हैं, नहीं, पर खूब जैसे गोलियां कि भी चल जाती बीच में। गोलियां तो साहब सब जगह चल रही हैं, आंखों से भी चल रही हैं और तमंचे से भी चल रही हैं। बढ़िया लगता है आपको जब बुलडोजर चलता है क्षेत्र में? देखिए, बुलडोजर चलता हुआ तो सबको अच्छा लगता है। बुलडोजर की तारीफ तो और प्रदेशों में हो रही है, विदेशों में हो रही है। देश बुलडोजर से चलेगा कि संविधान से चले? आपको रुतबा, भौकाल ये पसंद है? गाड़ियों का काफिला? नहीं। हम एक रील देख रहे थे, उसमें बड़ी तगड़ी रील अरे वो बनी थी सब आपकी। AI से बनता है भैया, हम तो अकेले चलते हैं, सब AI से है, ऐसा है नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ जमावड़ा बना लेते हैं। AI है भैया। यही नहीं, रियलिटी है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बड़े यूनिक हैं। यूनिक इसलिए हैं कि कॉरपोरेट लाइफ से एकदम पॉलिटिक्स में चले गए। हमारे साथ में हैं कुंवर सिद्धराज सिंह जी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी में। अभी दूसरे संगठन में चले गए हैं। क्यों गए हैं, काहे के मारे गए हैं, पूरी बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपकी इस पॉडकास्ट में हम सारी पॉलिटिकल जर्नी कवर करने वाले हैं, और पॉलिटिक्स के कुछ दुख दर्द भी हम चाहेंगे आप साझा करें। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका आज इस अनुभव के लिए, और आपके सारे श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको नमस्कार करता हूँ। अगर जैसे राजनीति में जाएं तो आपके पिताजी भी राजनीति में रहें जी, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? स्वाभाविक सी बात है, मैं बचपन से अपने घर में जो है काफ़ी लोगों की चहल पहल देखता आया हूँ, और मेरे प्रेरणा स्रोत 100% मेरे पिताजी हैं। हालांकि अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं, तो आप कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत जो है मेरे घर में ही है, और वहीं से जो है मैंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। वो तो कई बार चुनाव लड़े, मतलब विधायकी भी लड़े, सांसदी भी लड़े, जीते भी। जी, तो एक पिता के रूप में उन आम तौर पे क्या होता है कि यार जो हम झेल रहे हो हमारा बच्चा नहीं झेले। जी। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए कि अरे रहने दो, ठीक नहीं है?
हाँ, पढ़ता लिखता लड़का हाँ आके अनएम्प्लॉयड हो जाए तो किसी भी पिता को नहीं पसंद होगा। हाँ उनका अनुभव बड़ा अद्भुत रहा है और मैं शायद बड़ा भी नहीं हुआ था तब से वो जो है राजनीति में पूरी तरीके से परिपक्व रहे हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने अपना सफ़र शुरू करा, काफ़ी चुनाव जीते, हार जीत जीवन का एक भाग होता है। हाँ पहलू है। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा का भी भाग रहे हैं और पार्लियामेंट का भी बहुत 3 बार जो है उन्होंने अपने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। और हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से ऊर्जा लेते हैं। तो पिताजी ने कभी मना नहीं किया? अच्छा हाँ, आपका सवाल। नहीं, अब तो कहीं ऐसा कुछ सवाल ही नहीं, है। शुरुआती दौर पे। शुरुआती दौर में तो उन्हें लगा ये कहाँ क्या करता हुआ कहाँ पहुँच रहा है, पर अब जहाँ पहुँच गए हैं वो कह रहे हैं जो चाहे वो अच्छे से करो, जो भी करो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डांट दिया हो कि अरे पॉलिटिक्स में नहीं आना, अभी हम कर रहे हैं? देखिए और डांट खासकर तो, उस जगह पे तो और डिफिकल्ट है जब सेम सेगमेंट में पिता भी काम कर रहे हो और आप भी काम कर रहे हो, तो आपकी गलतियां ज़्यादा पकड़ में आती हैं। कहावत है, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, कहावत यह है कि द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज़ टू वर्क विद योर फादर। हाँ, सबसे मुश्किल है। अब आते हैं आपकी उस बात पे। देखिए हम लोग कोई जेन जी या ये जो नई जनरेशन तो है नहीं, हम लोग बहुत छोटे से शहर से और बड़ा नियम और कायदों से हम लोग पढ़े बले लड़के, मतलब स्कूलिंग वहीं बरेली से हुई? बरेली से ही थ्रू एंड थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग हुई है। और डांटने का, कान ऐंठने का, हाँ। और अगर सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं सही रास्ता दिखाने का हाँ। हर पिता का कर्तव्य होता है। तो आपका ऐंठा गया? ऐंठा नहीं गया है, हमें तो मारा भी गया कूटे है, भी गए। गलती हुई है तो हमें समझाया भी गया है, और आज भी वो हक उनके पास है और हम लोग उसको मानते हैं। और कोई भी पिता अगर कुछ भी करता है तो मैं समझता हूँ अपने बच्चे की भलाई के लिए ही करता है। एग्जैक्टली। और काफ़ी कुछ ये आज की जनरेशन में मिसिंग भी है, बट आई थिंक एक गैप जिस तरीके से हम लोग पले बड़े हैं तो हम लोग के संस्कार ऐसे हैं कि उनको आज भी हक है। वो जहाँ चाहेंगे हमें बिठा देंगे, जहाँ चाहेंगे हमें खड़ा कर देंगे। तो 27 में लड़वा रहे हैं चुनाव आपको? वो लड़वा रहे हैं, और अगर वो नहीं लड़वाएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल लड़वा रहे हैं। ठीक बात। वो समाजवादी पार्टी से पॉलिटिक्स करते रहे जी, फिर आप भाजपा में आ गए, जी। 17 का चुनाव भी लड़े, जी, और जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जो आयुष मिनिस्टर रहे थे धर्मपाल सिंह भदौरिया जी, 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 उनके अगेंस्ट पे आप लड़े थे। जी, तो वो चुनाव की जो यात्रा रही 2017 वाली, जी। कैसी रही? क्या अनुभव किया? बिकॉज पहली दफ़ा मैदान में और टिकट जब मिल गया हो तो उसका एक अलग तापमान होता है। देखिए टिकट मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और चुनाव का अनुभव मुझे हमेशा से रहा है। 90 के दशक से मैं अपने पिता के चुनाव में थोड़ी थोड़ी शिरकत करता आया। 2000 के समय में थोड़ा और एक्टिव हुआ, और 2010 के बाद जब मैं नौकरी वोकरी छोड़ दिया तब मेरी सक्रियता और बढ़ी। तो चुनाव का अनुभव, चुनाव के परिपेश में रहना, लोगों के बीच में जाना, अपनी बात रखना, इन सब चीज़ों को मैं वैसे ही सीख चुका था। अब आपने जो सवाल पूछा 2017 का अनुभव, देखिए किसी को लड़ाना और खुद लड़ना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। मैं खुद लड़ा, चुनाव हारा भी मैं। नहीं, एक बड़ा मौका था आपके लिए, यहाँ से लोगों का पॉलिटिकली भविष्य बन जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत एक चेंज भी आता है, और आप वाले में एक ड्रेस्टिक चेंज आ गया, एकदम बोलते हैं ना कि यू टर्न हो गया, किसी अलग डायरेक्शन में ही चला गया। जी बिल्कुल। और आप बहुत कम मतदान से, कुछ 3562 वोट से आप, हाँ, करीब 3480 वोटों हाँ। से जो है मैं चुनाव हारा। और चुनाव हारने का कारण, देखिए मुझे बहुत प्यार मिला है क्षेत्र में। 15 दिन में इतना प्यार मिला, जहाँ पे बरेली शहर की सारी सीटें 25, 30, 40 हज़ार तक से हारी हैं, मैं मात्र 3480 वोटों से हारा हूँ। हार का कारण जो है, मुझे बहुत कम समय जो मिला था मेरी विधानसभा में। टिकट लेट डिक्लेयर हुआ, लेट डिक्लेयर सपा हुआ। में। जी जी जी, थोड़ा सा उससे जो है मुझे जो समय जो है वो कम मिला। हालांकि मैंने मेहनत बहुत करी, 25-25 गांव एक एक दिन में मैंने कवर करे, और 30 किलोमीटर एवरी डे मैंने जो है वॉक किया है, और अनगिनत जो है मैंने सभाएं करी हैं। तो देखिए जब कोई भी चीज़ मिलती है तो उस अवसर को मैंने बहुत तैयारी करी, बहुत त्याग भी करा, आपको सही बताऊं, पर वो समय के अभाव के कारण जो है पूरा
बोलते ना कि दल बल मन स्ट्रेंथ Yes. आदमी सब कुछ खपा देता है। हाँ बिल्कुल, ड्रेन आउट हो जाता है। हाँ, तो कुछ रह नहीं जाता है, मतलब जी। पूरा जोर लगाने के लिए, एक झेलने के लिए। जी। और वहां तक आप पहुंच गए, फिर आप बीजेपी में चले गए। नहीं, बीजेपी तो मैंने 2022 के शायद मैं समझता हूँ शुरुआत में या 21 के अंत में आके मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 22 में चले गए भैया। हाँ। उधर सपा में रहते, फिर टिकट मिल जाती 100% मिल जाता और शायद। हो सकता है जीत गए होते, अभी पार्लियामेंट में होते। नहीं, पार्लियामेंट में कैसे हो जाता? सॉरी, विधानसभा में होते। विधानसभा हाँ। में हो सकते थे। हाँ। आपका बिल्कुल सही कहना है। देखिए, हम लोग आकलन लगाते हैं, ये भी आकलन है, ये भी आकलन हो सकता था कि यहीं टिकट मिल जाता। हाँ, तो हाँ, but क्यों नहीं मिल सकता एक था? फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो रह गया और भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो आगे जो है 27 में भर 2027 जाएगा, वो में ब्लैंक तो नहीं रहेगा। भर दिया जाएगा। मुझे एकदम। पूरा विश्वास है अपनी सारी टीम पे, कार्यकर्ताओं पे, क्षेत्र की जनता पे। जितना निरंतर प्यार मुझे आशीष मिलता आ रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। 2027 में जो भी कमी पेशी हो गई वो मैं पूरी करूंगा। विरोधाभास सब जगह रहता है। बिल्कुल रहता है। जब आपने इतने पिताजी की कुछ पुराना विरोधाभास रहा होगा, जी। पिताजी लड़े तो जी। उनके भी विरोधी रहे होंगे। जी। जब आप लड़े तो आपको भी बहुत लोग लगे होंगे अरे कि साहब, भैया गिरा दें, जी बन जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे, एक आम तौर पे ये रहता है। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूँगा, भगवान पहले उन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान पहले उनका कल्याण करे, भगवान पहले उनकी इच्छाएं पूरी करे और फिर मेरी पूरी करे। अब आते हैं आपकी बात पे, विरोध पे। जी। देखिए, स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, काफ़ी जगह पढ़ाई भी करी है, बहुत जगह नौकरियाँ भी करी हैं। चाहे एक छोटी सी टीम हो, जैसे कहते हैं ना एस्थेटिक्स, एग्रोनॉमिक्स, Right. एग्रोडायनामिक्स। अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा भी जब पढ़ता है 9वीं 10वीं 12वीं क्लास में, तब भी जो है क्लासों में छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। नौकरी में हम लोग जब जाते हैं तो भी कोई हमें पसंद करता है, कोई नहीं करता है। और जब राजनीति का सवाल होता है तो राजनीति एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, सैंपल साइज इज़ वेरी बिग। तो जब छोटी छोटी जगहों पे विरोध हो सकता है तो राजनीति में तो विरोध होना बहुत ही स्वाभाविक है। विरोधियों को जो है गले से लगाता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चुनाव में ना चाहा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आप विश्वास मानिए मैंने उन्हें भी गले से लगाया है, और वो सब लोग जान रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी के भी वो- प्रति मेरे दिल में कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। रात गई बात गई, नया दिन नया अनुभव। वो भी लोग छत्री थे? आम तौर पे ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, देखिए, मुझे हालांकि बिहाइंड द सीन नहीं पता है, मैं जी आपको बताऊं। जी आम तौर पे क्या होता है, मैं अपने से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस समाज से आप आते हो लोग आपको उसी समाज से आते हैं जो आपको बढ़ाने में, आगे जाने में अड़चन बनते हैं, कंकड़ बनते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? देखिए, क्या है, हर क्षेत्र में कोई भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, बहुत भांति भांति की जो है समाज होते हैं, जातियां होती हैं। मैं किसी भी जाति के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी का मूल वोटर को हटा के भी मुझे जो है वोट मिला है। आंवला कस्बा, जहां से मैं चुनाव लड़ा था, वो कस्बा जो है, वो कस्बे में आज तक जो है समाजवादी नहीं जीती थी, मैं जीता। वहां पे समाजवादी पार्टी का मूल वोटर नहीं था, बीजेपी का वोटर था। वहां पे भी मुझे प्यार मिला, आशीष मिला, सम्मान मिला। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है कि कहीं पे वोट बैंक नहीं हो? जैसे आपने बोला कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो इस चैलेंज को फुलफिल कर रहा हो आमतौर पे राजनीति पे वो विजयी भवा वाला सिचुएशन है। जी। तो जहाँ पे वोट बैंक नहीं, अगर वो वोट बैंक बना ले रहा है तो इट्स बिग आर्ट। देखिए, आर्ट नहीं है ये, उन लोगों का भरोसा है जो उन्होंने मुझ पे दिया। कैसे भरोसा जीत ले रहे हैं? शायद लोगों के पैर छू के जीत ले रहा हूँ। ना, ये तो बाहरी वाला मामला है। वो दिल से दिल कनेक्शन जब तक नहीं आएगा तो कैसे जो है लोग आप पे विश्वास करेंगे? जिनका आशीर्वाद 17 में प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। तो ये नहीं है कि काम निकल गया, राम राम हो गई। जिनसे जैसे मधुर संबंध पहले थे, आज भी उनसे उसी तरीके से मधुर संबंध हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है जब मेरी बात आएगी तो शायद वो मेरे साथ सदैव खड़े रहेंगे। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। ठीक बात। बीजेपी में चले गए एक तरह से आप। जी। जब बीजेपी में जाए, जिस प्रत्याशी से आप लड़ रहे थे उसी की पार्टी में चले गए। हाँ, तो ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज जो
आमने सामने जो 36 का आंकड़ा हुआ करता था वो एक ही कतार में आ गए। जी बिल्कुल। देखिए, जब तक चुनाव होता है तब तक व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी हो सकता है। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है। पर्सनल इंटेंट सब लोग उसी क्षेत्र के हैं जी। जिन्होंने मुझे सलाह भी दी, जो मेरे विरोधी भी रहे। चुनाव जीत के भी आदमी अनुभव प्राप्त करता है, हार के भी अनुभव प्राप्त करता है। जो मेरी प्रतिद्वंदिता थी राजनीति की, वो तभी तक रहती है जब तक चुनाव होता है। चुनाव हो गया, वो बात खत्म हो गई, संबंध हमेशा से सबसे रहते हैं। और मैं समझता हूँ यही उसूल है। आप चाहें दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, लखनऊ का उदाहरण ले लीजिए, कोई किसी से इतनी प्रतिद्वंदिता नहीं पालता आदमी। अभी अगर नेताओं की बात करें, हम लोग राजनेताओं की बात करें, तो सारे राजनीतिज्ञ जो हैं एक दूसरे से संबंध रखते ही रखते हैं। आजकल की राजनीति तो बड़ी अलग तरह की है। जी बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों से और भी पूछा, जी। तो बोले पुराने समय की राजनीति जो आप बता रहे हैं कि बड़ा सामान्य है, ये वाली राजनीति है, बट आज के दौर पे ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती है। देखिए, आज की राजनीति तो 36 के आंकड़े वाली है। जी 36 के आंकड़े नहीं और 72 वाले भी कह सकते हैं। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। राजनीति के परिपेश में जो है काफ़ी कुछ जो है बदला है। भाजपा ने बदला है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से, जब भी बदल पार्टियों रही को है। अवसर मिलता है, हर पार्टी अपने हिसाब से उसको बदलती है। जैसे कहते हैं ना, मैनेजमेंट जब बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं। और जब भी आगे कोई भी पार्टी आएगी या ये भी पार्टी बनी रहेगी, जो भी पार्टी रहेगी, किसी के विरोध में नहीं कह रहा हूँ मैं, सब पार्टियां अपने हिसाब से बदलाव करती हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी जी। तो अखिलेश भैया ने मना नहीं किया, अरे कहाँ जा रहे हो? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी का भी मैं बहुत बहुत जो है सम्मान करता हूँ। और उन्होंने मुझे अवसर दिया, उन्होंने मुझे टिकट प्रदान किया। मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। हालांकि मेरी उनसे इतनी बात नहीं हो पाई उस दौर में। थोड़ा कोरोना का भी चल रहा था, पोस्ट कोरोना हैंगओवर। जिस अभाव के लिए वो जाने जाते, हाथ पकड़ लेते हुए जाते हुए लोगों का। हाँ, मेरा बहुत बार पकड़ा है उन्होंने, बहुत सम्मान दिया है मुझे। और युवाओं को खासकर बढ़ाते भी हैं वो। बिल्कुल बढ़ाते हैं। और देखिए, नेताजी ने, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी बहुत से युवाओं को आगे बढ़ाया। और अगर युवाओं की बात करें तो अखिलेश जी का इस समय यूपी में युवाओं में वर्चस्व है। थोड़ा सा और जो है आगे बढ़ेंगे। जी। इतना हाईली क्वालिफाइड है जी। तो शिक्षक एमएलसी क्यों नहीं लड़ गए आप? मैंने प्रयास किया था, शिक्षक एमएलसी का मैंने प्रयास किया था। और उस दौर में मैं, क्योंकि पार्टी में नया नया था, काफ़ी जगह गया, जहाँ जहाँ मुझे बताया गया इतनी उनसे। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं जी, आपको, इतनी पुरानी लेगेसी है, जी। पिताजी विधायक सांसद रहे, जी। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा को सोचना चाहिए ना भाई, सेटल करना चाहिए। देखिए, एमएलसी का मेरे पास पहले भी प्रस्ताव था। हाँ। जो है ये शिक्षक चुनाव से पहले भी मेरे पास प्रस्ताव था। उस समय मेरे अंदर वो शायद चेतना नहीं थी, तो मैंने उसकी तरफ जो है झुकाव नहीं किया। दोबारा भी अवसर आया मेरे पास, मैंने प्रयास किया। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का काम है पार्टी से जो है उम्मीद लगाना, पार्टी से जो है प्रयास करना, पार्टी हमें आशीष दे, आशीर्वाद दे, टिकट दे, चुनाव लड़ाए। देखिए, ये हर कार्यकर्ता का जो है क्या कहते हैं ना, हक होता है। अब आपने जैसे बात छेड़ी है निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जो है मैं टिकट विकेट के लिए जब भी मौका मिलेगा, चाहे चुनाव कोई हो, उम्मीदवार अब आते हैं, बिल्कुल मांगेंगे सब। देखिए भाजपा में एक बड़ी कहावत मशहूर है। इरादे क्रांतिकारी पहले भी थे, आज भी हैं। पहले भी मांगा था, आगे भी मांगूंगा। भाजपा में एक बड़ा चर्चित है, मतलब क्या मांगो सब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, क्या मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ओवर कंपटीशन हो गया है। ओवर कंपटीशन नहीं भाई साहब, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कभी भी कुछ हो सकता है। सही और जो आपने कहा राजनीति में बदलाव, राजनीति में एक बदलाव जरूर हुआ है कि जो अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना, एक जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, वो अब ज़्यादा हो गया है पहले से। थोड़ा सा हम लोग अब हिंदू युवा वाहिनी में आप रहे हैं काफ़ी समय। जी, पहले रहा था। हाँ, पहले रहे आप, अब उस पर जाएंगे। आपने हालांकि पहले ही कह दिया कि हम पहले रहे हैं। जी, बात सही। तो जब रहे तो क्या विजन मिशन जब रहे पार्टी में, बिकॉज योगी जी उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या डायरेक्शन मिली उनके साथ में काम करने का, क्या जो है? देखिए, काम तो हम आज भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए, और हमेशा जो है सामाजिक परिपेश में काम करता ही रहा हूँ मैं। हाँ, ये है कि थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ,
पर जब हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समाज को कुछ देना चाहते हैं, युवाओं में नई चेतना हम लोग जो है जागृत करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर वक्त जो भी हम लोग करते हैं जीवन में, उससे कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर प्राप्त होता है। उसका अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। जो लोग मेरे साथ रहे उनका तब भी आदर करता था, आज भी आदर करता हूँ। अब यह है कि मेरी जो है राहें और हमारे जो है रास्ते अलग हो गए हैं। अब मैं हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन है उसमें मेरे पास एक राष्ट्रीय दायित्व है। हमारे उसके जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव गौड़ जी हैं और मैं संजीव जी के अंडर काम करता हूँ। बहुत ऊर्जावान हैं, तेजस्वी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं और मुझे उनसे यही उम्मीद है कि आगे जो है इस संगठन को वो अलग लेके जाएंगे। देखिए, संगठन में काम करने से आपकी, जैसे मैं बहुत जिलों में, मैं अपने ही जिले अपनी ही विधानसभाओं में ज़्यादा सक्रिय रहता था। संगठन से एक फ़ायदा हुआ कि मैं लगभग आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश घूमा, काफ़ी जिले बने, कनेक्ट बना। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ जो है पुराने संगठन को राम राम करी और वो सारे लोग जो हैं मेरे साथ इस नए संगठन का भाग बने। तो पकड़ अभी भी वही है, ताकत भी वही है, लोगों का विश्वास भी वही है, बस ये है कि कपड़े बदल गए हैं। जो हिंदू युवा वाहिनी की आप बात कर रहे हैं जी, तो ये संगठन किस चीज के लिए जाना जाता है? इसकी नींव क्यों रखी गई? देखिए, क्या इनका विजन ये मिशन है? एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य है कि जिस भी तरीके से अवसर मिले हम लोग जो है समाज में उसको आगे लेके जाएं, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा को लेके हो, चाहे वो गरीब बच्चियों की शादी को लेके हो। अभी भी मेरे खुद के विधानसभा में एक गरीब बच्ची जिसके पिताजी का देहांत हो गया, शादी तय थी, हम लोगों ने उसके दहेज से लेके उसके वेन्यू से लेके, मैंने भी थोड़ा सा उसमें जो है आगे बढ़ाया, कंट्रीब्यूट किया अपना जो व्यक्ति कर सकता है। और ख़ास तौर से मेरी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्ची को जो नए घर में जाते हुए जो सामान की आवश्यकता होती है वो भी दिया, शादी भी कराई, खाना भी हम लोगों ने कराया, सब हम लोगों ने कराया। कहने का तात्पर्य ये है निखिल जी कि संगठन कोई हो, अगर आपके अंदर भाव है उसको जो है कहाँ लेके जाना है, किस दिशा में लेके जाना है। आजकल युवाओं में हम देखते हैं जैसे कहते हैं वो स्थिरता नहीं है, वो 30 सेकंड की इतनी जो है वो शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख रहे हैं कि वो जो क्या कहते हैं ना, कहीं पे कंसंट्रेशन जो है वो उनका जो है इतना नहीं है। कुछ लोग जो है वो समाज में मतलब नशा पत्ती इस तरफ चले जा रहे हैं। तो उनको जो है वापस मुख्य धारा में लेके आना। हमारा भारत का बहुत पुराना इतिहास है, हमारी संस्कृति है। मैं ये तो नहीं कहता हर व्यक्ति जो है उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, नहीं पढ़ सकते, पर कम से कम इस संगठन के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गीता के बारे में, जो कि हमारे देश की धरोहर है और युवा भी हमारा देश का धरोहर है। युवा एक मानसिक स्थिति होती है, वो मानसिक स्थिति कुछ लोगों की 15 साल के बाद जागृत हो जाती है, कुछ लोगों की 25 साल के बाद जागृत होती है। वो मानसिक स्थिति और उसकी जो ऊर्जा होती है, अगर वो सही दिशा में लग जाए ना तो देश का भला होगा। यही युवा फौजी भी बनता है, यही युवा डॉक्टर भी बनता है। और अगर शायद अपने करियर पे ढंग से फोकस ना करे या मार्गदर्शन ना सही मिले तो घर का जो है भला होने की जगह घर का बुरा भी हो जाता है इसी युवा द्वारा। तो हर संगठन का और हर भारतीय का, और मेरे पास बहुत से युवा आते हैं जो कि करियर एडवाइस भी लेते हैं, मुझसे पूछते हैं भैया क्या करें। मैं सबको सही राय देता हूं, प्रोत्साहित करता हूं, भले ही मेरा कार्यकर्ता हो, मुझे पता है मैं इसे दूर भेज रहा हूं, दिल्ली भेज रहा हूं, बम्बई भेज रहा हूं, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। आई ऑलवेज गिव राइट एडवाइस, व्हाट आई थिंक इज़ राइट। तो युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल जाए, मैं समझता हूँ यही हम लोगों का दायित्व है, प्रथम दायित्व है, क्योंकि युवा ही देश को आगे लेके जाएगा। आप गीता की बात कर रहे थे जी, आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी। तो उसका अगर हम कंक्लूज़न एक निचोड़ समझें, बिकॉज आप बात कर रहे हैं कि समाज में इसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए जी, तो इस पॉडकास्ट के भी जरिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा बताएं कि जो लोगों में एक कंट्रीब्यूशन जाए। देखिए, आपकी पॉडकास्ट मैंने देखा है, काफ़ी लोग सुनते हैं और बहुत दूर दूर तक आपकी रीच है, बहुत अच्छा बेस है आपका। स्वाभाविक सी बात है, पढ़ा तो सबने सब कुछ है। मैंने गीता भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ी, मैंने बाइबल भी पढ़ी, पर मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो गीता का ज्ञान
मेरे जैसा बंदा जो आज भी जीवन में पहली कक्षा का विद्यार्थी है, वो आपके श्रोताओं को दे या समाज को दे। हाँ, गीता चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे कोई भी वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, या हम लोग डिक्शनरी पढ़ लेते हैं, डायरेक्टरी पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ें हम लोग, सब लोग हमारे अंदर वो चेतना को जागृत करती है। एंड जब भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, या मैं कोई नॉवल लेके बैठ गया, मान लीजिए कोई, मतलब मेरा साइंस और इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, कोई भी किताब आपको जो मन को स्पर्श करती है उसकी ताकत अलग होती है। गीता जब आपको स्पर्श करती है ना, उसकी ताकत अलग होती है। आज के इस कलयुग में किस तरीके से अपने आचरण को, मानव को संयोज के रखना चाहिए, किस तरीके से उसको स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए, ये गीता सार में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। मैं समझता हूँ ये मॉडर्न डे जो कहते हैं ना सुपर ग्रंथ है गीता। ठीक बात। हिंदू युवा वाहिनी की अभी बात चल रही थी कुछ देर पहले जी, तो उस समय योगी जी ने उसकी स्थापना करी, जी, तो कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? योगी जी से इस संगठन से पहले भी मेरी भेंट हुई है, उनका आशीर्वाद मिला है। बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कहते हैं ना, जिनके तहत जो है उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयां ली हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत से जो है फेयर्स लगे, वेयर इंडस्ट्रीज़ को जो है न्योता दिए गए आने के लिए, और योगी जी के समय भी बहुत हमारे प्रदेश में जो है सुधार हुआ है। योगी जी का आशीर्वाद पहले भी मिला है, और संगठन का भाग रहूं ना रहूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी उनका आशीष मुझे मिलता रहेगा। 27 करीब है, बीच बीच में जा रहे हैं लेने? जब अवसर मिलता है तब जाते हैं जी। वो भी खूब सपोर्ट करते हैं ठाकुरों का। तो कुंवर साहब को भी पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल देखिए, रहा? मैं आपको बताऊं, वो हमारे प्रदेश के नेता हैं। हाँ। हमारे प्रदेश के वही लीडर हैं। वो ठाकुरों के भी नेता हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, आज के समय पे एक बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए, क्षत्रिय कुल में जन्म लेना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। हाँ। और कोई भी कहाँ जन्म लेता है वो उसके हाथ में नहीं होता, पर जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी जन्म लेता है उसको सौभाग्य की तरह स्वीकारता है, और उसी तरीके की वैल्यू सिस्टम आगे लेके जाता है जीवन में। क्षत्रिय होने का मतलब त्याग होता है। आप देश की जो है इतिहास पढ़ लीजिए, जितना जो है त्याग, जितनी आहुति क्षत्रियों ने दी है, इस कुल ने दी है, इस वंश ने दी है। अगर इस वंश ने इतना त्याग नहीं दिया होता, इतना बलिदान नहीं दिया होता, तो आज उत्तर प्रदेश में भी ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आगे होते। पर हम लोग की जनसंख्या इतनी नहीं। कभी भी जात के आधार पे टिकट जो है नहीं मिलता है, उसकी योग्यता अलग होती है। काफ़ी बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग भी हो सकती हैं। तो किसी का किसी भी समाज का होना ये उस व्यक्ति को जो है कभी भी क्या कहते हैं ना डिफाइन नहीं कर सकता। योगी जी जिस कुल के हैं उसी कुल का मैं हूँ। मैं सौभाग्यवती, मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस कुल में जो है जन्म लिया है मैंने। ठीक बात। क्षत्रियों में बड़ी भिन्नता है जी, यूनिटी क्यों नहीं? जी। बहुत ज़्यादा बल है क्या, इसलिए यूनिटी नहीं हो पाता है? देखिए, क्षत्रियों को जब वो क्या कहते हैं ना अर्जुन की आंख की तरह, जब उसको एक वो मिल जाता है लक्ष्य, अभी क्षत्रियों को लक्ष्य दे दीजिए, आप देखिए सारे एक हो जाएंगे। अब अगर लक्ष्य ही नहीं है उनके पास तो फिर हो सकता है कोई इधर घूम जाए, कोई उधर घूम जाए। अभी अगर कहीं देश को ज़रूरत पड़ जाए तो देखिए सबसे पहले क्षत्रिय खड़ा होगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें जी, तो वो एकत्र नज़र नहीं आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं काफ़ी जगह गया हूँ, पहले भी गया हूँ। मतलब मैं लगभग पूरा प्रदेश अपनी इस जीवन में, इस अवस्था में आके आज की डेट में पूरा घूम चुका हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ जाके अपने ही वंश के, अपने ही कुल के लोगों से मेरी भेंट हुई है। भले ही हमारी भाषा में, बोली में बदलाव हो, पर उनके स्नेह में, प्यार में, गर्मजोशी में कभी मुझे जो है कोई फ़र्क नहीं लगा। क्षत्रिय चाहे पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य उत्तर प्रदेश का हो, सब तासीर वैसी मिलेगी। वही मिलेगी साहब, वही मिलेगी। 100% 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा आपको। तो इनको मतलब नरम कैसे रखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत ज्ञानी भी रहे हैं इस कुल में।
बलिदानी भी रहे हैं, ज्ञानी। प्रश्न वो हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रश्न कुछ और है हमारा। जी, इनके बल को और जो है जो इनका गर्म जोश है उसको कैसे नरम देखिए, रखते हैं? अगर Because कोई- आप रहे हुए हैं पूरे प्रदेश में, आपने हिंदू युवा वाहिनी में जब काम किया तो आपने काफी सारे पूरा उत्तर प्रदेश आपने घूमा, तो उस समय कैसे उस बल को कैसे कनेक्ट किया? देखिए बल जब फिर को प्रदेश का राजा भी छत्री हो तब तो और ज्यादा। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ निखिल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बड़ा ही जो है कहते हैं ना कठिन टफ क्वेश्चंस की तरह आप ले जाते हैं। देखिए जैसे पुलिस वाला है, हाँ, कोई आर्मी वाला है, हाँ। अगर पुलिस वाले ने अपनी वर्दी नहीं पहनी है, हाँ। वो रोड पे जाएगा और देखेगा वो पुलिस का व्यक्ति कि भैया कहीं गलत हो रहा है, तो जाके उसको रोक देगा। और यही क्षत्रिय कुल की महानता है। मैं बिल्कुल नरम हूँ साहब, पर अगर मैं अपने आगे कुछ भी सामने गलत होता हुआ देखूंगा, बिना आवाज़ उठाए मैं नहीं रह सकता साहब। यही मेरी कमी भी है, यही मेरी कमी पहले भी रही है और यही मेरी कमी आगे रहेगी कि अगर मेरे आगे कुछ गलत हो रहा है, कमी नहीं है तो कहीं भी उलझ सकते हैं। बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी, किसी के मान सम्मान स्वाभिमान पे अगर आँच आई, या मेरे अगर केस में बात करें, मेरे किसी भी कार्यकर्ता, भाई, चाहने वाला, क्षेत्र का व्यक्ति, जब भी अगर किसी के ऊपर ऐसी आँच आएगी जहाँ पे उसे कोई घर नहीं मिलेगा, सिद्धराज सिंह का घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। यही बात आपकी पूरे में करंट दौड़ा देती है, पूरे युवाओं में उत्साह बन जाता है। नहीं, ये अंदर के जो है भावना है जी। और ये भावना दूसरे के मन में और जो हृदय में अगर है, तो मैं समझता हूँ कभी कोई किसी तरीके यही की कनेक्ट है परेशानी, भैया वाला। कनेक्ट ही यही। युवा हैं आप और एक पूरा नया कॉर्पोरेट कल्चर देखा है, नई जेन जी जनरेशन भी आप देख रहे हैं। जी, देख रहा हूँ। एक नई राजनीति की अगर आपके नज़रिए से कल्पना करी जाए तो वो राजनीति कैसे होगी, कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश में जो भी राजनीति चलती है या जिस परिपेश में चलती सब संवैधानिक तरीके से। दिस कंट्री इज़ गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रेम्बल, एंड प्रेम्बल भी यही कहता है, वी द पीपल फॉर द पीपल। तो अब आते हैं जो नया बदलाव है। देखिए, नई ऊर्जा तो है ही, युवा ऊर्जा लेके जाता है जहाँ भी जाए, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार के घर में घुसे, चाहे वो अपने क्लास में घुसे, चाहे वो आज का युवा जैसे मॉल में घुसे, तो वो एक ऊर्जा लेके जाता है हर जगह। ये ऊर्जा ही सही दिशा मिल जाए, और अगर मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बहुत छोटा हूँ इस चीज़ में कुछ भी कहने के लिए, पर अगर नई राजनीति की हम लोग कल्पना करें तो युवा को अवसर मिलना चाहिए उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी जात, उसके धर्म के आधार पे नहीं। अगर कोई एजुकेटेड है अर्थात शिक्षित है तो उसको उस तरीके के अवसर मिलने चाहिए। कोई अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है और ही इज़ गुड विद व्हाट ही इज़ डूइंग, तो मुझे लगता है उस युवा को उस तरीके के अवसर मिलने चाहिए। किसी के अगर अंदर जिज्ञासा है, कोई चाहता है कि भाई मैं हाथ का काम सीखूं, चाहे बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोगों के समाज में हमेशा से रही हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्हें आज की डेट में जातियां बना दिया गया, 4000 से ज़्यादा जातियां बना दी कि साहब वो लोहा कूट रहा था उसे लोहार बना दिया, वो सोना कूट रहा था उसे सुनार बना दिया। मैं कहता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर वो चीज़ चाहता है, हाथ स्किल डेवलप करना चाहता है, तो उसको उस तरीके के अवसर मिले। राजनीति में भी युवाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए। युवा ही जो है राजनीति को बदलता है। अपने देश में कितने आंदोलन हुए, आप चाहे बिहार के उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का उठा लीजिए, इमरजेंसी से पहले उठा लीजिए, चाहे अभी अन्ना हजारे का भी मूवमेंट हुआ, देखिए युवाओं ने कितना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। बिना युवाओं के कोई भी जो है मैं समझता हूँ आंदोलन नहीं हो सकता, और युवा में वो शक्ति है कि किसी भी नदी का मुख जो है मोड़ सकता है वो। छात्र राजनीति में आपका कभी इंटरेस्ट रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहा। नहीं। अब तो हालांकि बंद हो गया है। देखिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, विश्वास मानिए मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है। जब मैं खेल रहा था तब मैं स्पोर्ट्स की तरफ ही मेरा दिमाग ज़्यादा बस वहीं रहता था भाई साहब। और अब अभी कोई छात्र अगर राजनीति कर भी रहा होता है, कोई आवश्यकता पड़ती है, मेरे पास आते हैं बहुत से बच्चे, मैं उनकी मदद ज़रूर कर देता हूँ, पर मैं उनसे कह देता हूँ अपने करियर की तरफ भी फोकस करो, बैलेंसिंग बना के चलो। नहीं, आई जस्ट टेल देम कि आपको प्रायोरिटाइज करना है
कि आप ये करके मेरी तरह अनएम्प्लॉयड होना चाहते हैं या फिर यू फाइंड अ करियर फॉर योरसेल्फ। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। काफ़ी बार कुछ लड़कों को बुरा भी लग जाता होगा, पर मैं वही एडवाइस देता हूँ जो शायद उनके माँ बाप उन्हें देते होंगे। नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नेताओं से इस तरह की एडवाइस मैं एक्सपेक्ट नहीं की जा बहुत सकती। क्लियर कट बोलता हूँ भाई, इसमें कोई वो नहीं। जो आपकी विधानसभा आंवला है, जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी, वहाँ के क्या समीकरण है? समीकरण, कास्ट फैक्टर वाले समीकरण। अच्छा, देखिए सभी जगह अलग अलग तरीके के जो है लोग होते हैं। कुछ जगह कुछ जातियों की बहुतायत ज़्यादा होती है, कुछ जगह कुछ जातियों की बहुतायत उतनी नहीं होती। और स्वाभाविक सी बात है, एक या दो कास्ट से कोई भी विधानसभा लोकसभा नहीं बनती। हर विधानसभा लोकसभा मतलब इसमें बिल्कुल सब, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला निखिल जी, मिश्रण है सबका। सभी जातों का समागम होता है जी। काफ़ी बार। और मेरे से मैं समझता हूँ कोई भी क्षेत्र में ऐसी जात नहीं होगी जो मुझसे जुड़ी ना हो। कुछ ऐसी भी जातें हैं हमारे क्षेत्र में जो कि अपना संवैधानिक हक ढूंढ रही हैं। जैसे दुल्हड़े, वो बेचारे चाट वाट के ठेले लगाते हैं, 5,000 से ज़्यादा लोग हैं। दे आर नॉट इवन इंडक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम, अभी किसी में लिस्ट ही नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है बेचारे। तो ऐसी भी जाते हैं भाई जो कि पेपर्स पे नहीं है बट वो एग्जिस्ट करती हैं। और सबसे ही जो है मिलना मिलाना रहता है। चुनाव के समय कौन व्यक्ति किस मानसिकता को लेके, या किसी ने उसे बरगला दिया या कुछ कह दिया, वो बाद की बात होती है। पर हाँ, अभी सबसे संपर्क रहता है। जब क्षेत्र में जाते होंगे तो लोग किस चीज़ को लेके जुड़ते हैं? एक एग्जाम्पल लेके अगर बताएं हम, कभी ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ और किसी ने आपको बुलाया हो? यार ये तो बड़ा कॉमन चीज़ें हैं। हाँ। कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा शब्द को अलग हटा के हम कॉन्फ्लिक्ट बात करें। गाँव में तो झगड़े ही होते हैं। नहीं, झगड़े भी हो सकते हैं, झगड़े मैं होते मना हैं और नहीं सीधा कर रहा। भैया को थाने में बुलाया गया, कहीं आओ नहीं वहीं नहीं आओ, नहीं साहब, ऐसा हुआ है? मैं पहले भांपता हूँ, जांचता हूँ। अगर कोई भी मेरे से सिफारिश कराएगा, महिला के कोई भी अगर गलत हुआ है किसी महिला के साथ, मैं कभी भी उस व्यक्ति के साथ नहीं देता हूँ। अगर कोई जघन्य अपराध हुआ है, मैं सिद्धराज सिंह कभी भी किसी थाने में उसके लिए फ़ोन ही नहीं करता है। तो मैं पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ कि वेदर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मेरे लिए है या नहीं है। तो अगर किसी को सिद्धराज भैया से जुड़ना हो तो उसका क्या फॉर्मूला, मतलब क्या तरीका क्या है? देखिए, डायरेक्ट 1 to 1 है या कुछ चैनल सीधे है? मुझसे जो लोग संपर्क करते हैं निखिल जी, बहुत से लोग होते हैं जो सीधे आ जाते हैं। 50 लोग बैठे हुए हैं, वो पीछे बैठे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि वो बैठे रहे, 2-4 घंटे के बाद जब मैं खाली हुआ तो मैंने पूछा भाई तुम्हें क्या काम है? तो उन्होंने कहा भैया आपको देखने आए थे, आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सीधे आ जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें आसान भी हो गई हैं निखिल जी। कुछ लोग डायरेक्ट नंबर निकाल लेते हैं। अभी हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र से फ़ोन आया था, बोले मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मैंने नाम तावड़े हैं, पता नहीं क्या नाम भी सेव कर लिया मैंने। काफ़ी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ जाते हैं। और जो मेरी टीम है, जो मेरे वो पेज वेज चलाते हैं, वो भी सब मेरे ही गांव के लड़के हैं। मैंने कोई भी अपने ही जगह मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। मैं कोई दिल्ली नोएडा की एजेंसियों पे काम नहीं करता। उनसे भी काफ़ी लोग संपर्क करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उनसे भी संपर्क कर लेते हैं। कुछ लोग संपर्क करते हैं क्योंकि उनका कोई काम होता है, और कुछ लोग संपर्क ये करते हैं कि उनके अंदर वही विचार होता है क्रांतिकारी जो सिद्धराज सिंह के अंदर है। उनका भी स्वागत करता हूँ और काम वालों का भी स्वागत करता हूँ। मतलब दिल से दिल मिलेगा तभी कनेक्ट बनेगा। बिल्कुल, देयर इज नथिंग फेक। मैं अपने आप को झुटला नहीं सकता। लुभाने वाला कोई सिस्टम अगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं तो मैं आपसे स्पष्ट कह दूंगा, चाहे भले ही मैं बुरा बन जाऊं। मैं अन्य नेताओं की तरह जो है वो चेहरा नहीं रख सकता कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं और आपके गले में हाथ डाला हुआ है। सिद्धराज सिंह ने अगर किसी के कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है तो उसका भी मतलब है। बिना मतलब के मैं किसी के हाथ भी नहीं रखता, दूसरे को मैं छेड़ता नहीं, और जो मेरे दिल में बस जाए उसे मैं छोड़ता नहीं। ठीक बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ है। जी बिल्कुल हुए हैं। बिहार इलेक्शन में बीजेपी 95% रिजल्ट लेके आई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल टॉप कर गई है। तो ऐसे रिजल्ट उत्तर प्रदेश में मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत जो है मतलब शुभकामनाएं देता हूं। इतनी प्रचंड जीत
हालांकि मैं जानता था एक तरफा ही जीत होनी है, पर जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, बिहार की जनता का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद करता हूं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो वो व्यवस्थाओं के आधार पे होगा कि किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके का मैनेजमेंट है। आज आप ग्रेटर नोएडा चले जाइए, एक समय वो भी था कि जहाँ पे महिलाएं रात को नहीं निकलती थी। आज पिंक बूथ्स हैं, पिंक ऑटोज चल रहे हैं। एंड मैं भी कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था, एक महिला पत्रकार ने जो है रात को जाके सारे SOS टेलीफोन्स को चेक किया कि भाई क्या पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, नहीं कर करती रही है। कि नहीं कर रही। तो आई थिंक जो चुनाव होगा वो योगी जी की कार्यशैली पे और कार्य क्षमता के आधार पे होगा। और जिस तरीके का बिहार में रिजल्ट आया है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। राजनीति बिना मिलावट किए की जा सकती है, जिस तरह की आप कर रहे हैं, संभव है? देखिए, बड़ी कठिन नहीं है? देखिए आजकल तो वायु में भी जो है मिलावट हो गई है, 24 आजकल कैरेट तो थोड़ा पानी जो में भी मिलावट हो गई, 24 कैरेट ना थोड़ा सा नरम होता है, 18 कैरेट टफ। ज़्यादा ठुकता है वो। देखिए, मैं आपसे कह रहा था, जैसे आज के डेट में जल है, वायु है, ये भी दूषित हो गई है। आप तो लोगों के काम करने पे और राजनीति में पार्टियों के उस पर पूछ रहे हैं। आप चले जाइए, चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाइए, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा राजनीति है। अभी वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने उसका अनुभव किया है साहब, मैंने अनुभव किया है। ज़्यादा कार्य करा है, ओवर टाइम नहीं मांगा है, समय से पहले भी कार्य कर दिया है, तो भी मेरे कुलीग कह रहे हैं कि भाई तुम इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। उन पे प्रेशर आ गया। देखिए, आज की डेट में, अब आपने 24 कैरेट की बात कही, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा दूषित हुई है। शायद यही कलयुग का स्वभाव है और शायद कलयुग में इसी तरीके का मानव का आचरण रहेगा। पर मैं अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हुआ था, सब भाई बंधु हैं मेरे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूँ। तो किसी से कोई गलती हो गई तो मैंने उससे कहा कि आज की डेट में आदमी का स्वभाव उस मक्खी की तरह हो गया है कि अगर पूरे शहर पे भी आपने शरीर पे इत्र डाला हुआ है तो अगर आपके नाखून पे कुछ चोट है तो मक्खी वहाँ भिनभिनाएगी। अर्थात लोग जो हैं 10 अच्छी चीज़ें छोड़ के एक कमी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आई थिंक सिद्धराज सिंह बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं उसकी 10 अच्छाई पहले देखूंगा, उसके बाद एक कमी देखूंगा। ठीक बात। अगर हम आपकी बात करें पर्सनली, तो वैसी 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? जी, विधायकी रहे, सांसदी रहे, चाहे न रहे, राजनीति रहे या ना रहे, लेकिन वो 3 चीज़ें मेरे लिए बड़ी सर्वोपरि हैं। देखिए, आपका डिग्निटी, इंटेग्रिटी, मान सम्मान, और मैं आपके माध्यम से ये वादा करता हूँ और मेरी क्षेत्र की जनता भी मुझ पर भरोसा करती है, इकलौती विधानसभा होगी जहाँ सिद्धराज सिंह होगा जो करप्शन फ्री होगी। मैं गलत को टॉलरेट नहीं कर सकता। इतने ठेकेदार जाएंगे जहाँ भी मैं जाऊँगा, इतने लोग मैं अनएम्प्लॉयड कर दूंगा जो गलत करेगा। तो एक चीज़ जो मैं जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, दैट इज़ वैल्यू सिस्टम। करप्शन पे बिल्कुल मैं लचीला नहीं हूँ साहब। कोई भी गलत अपराध है, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। पॉजिटिविटी के साथ चलिए, जो काम की आवश्यकता है वो क्षेत्र में करिए। आज आप देखिए, काम के लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है, निधि भी बहुत है, पर नेता लोग जो हैं वो पैसा लगाने में परिपक्व नहीं है, पूर्णतः वो पैसा सही जगह नहीं लगता। तो मैं इन तरीके की जो कमियां हैं, मैं आप ही की तरह हूँ। आप भी अगर जाएंगे निखिल जी, वही करेंगे जो मैं करना चाहता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी वो चीज़ मैं सही करना पहले जो है उसको वरीयता दूंगा। ठीक बात। लोकल पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? लोकल पॉलिटिक्स का मतलब ब्लॉक प्रमुख हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष वाला हो गया? नहीं, देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष एक बहुत बड़ा जो है चुनाव होता है। उससे पहले, और ब्लॉक प्रमुख आपने कहा, वो भी एक बड़ा चुनाव है, बल वाला चुनाव है ना। इनके पीछे बिल्कुल ये सत्ता के चुनाव होते हैं। जो ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टियां पूर्व में भी रही, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, ये सत्ता के ही चुनाव है। जिला पंचायत बनने से पहले जो जिला पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उसी में से जिला पंचायत चुना जाता है, सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुखी में जो BDC होते हैं, पहले वो लड़ना जरूरी है। मैं जिला पंचायत का चुनाव और BDC का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, हालांकि आजकल पार्टियां उसमें जो है
घुस जाती हैं, इंटरेस्ट ले रही हैं। पर मैं ये समझता हूँ ये लोकल आदमी के मेरिट पे ये चुनाव होना चाहिए। हाँ, और मैं इन चुनाव में नहीं पड़ता। हालांकि जितने भी व्यक्ति बरेली शहर, आपने लोकल बात कही तो बरेली शहर की बात है, और बरेली शहर को अलग हटा के आसपास के 8-10 जिलों में मेरे जानने वाले लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आने सदस्य वाला का है ही ना, चुनाव लड़ रहे हैं। मिशन 2026 का वो चलने लगा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं सबका समर्थन करूंगा, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, लोग आपसे समर्थन मांगने आते होंगे ना मांगते हैं, पर मैं उन्हीं का समर्थन करता हूं जिनको मैं जानता हूं, जिनके बाबत मैं जानता हूं, उन्हीं के लिए मैं खड़ा रहता हूं। तो जो भी मेरे व्यक्ति हैं बरेली शहर को छोड़ के भी, यू कैन से वोकल फॉर लोकल, जो आसपास का जो मेरी लोकेलिटी है, मैं वहाँ पे जो जो व्यक्ति होंगे मैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा, पर इन चुनाव से मैं दूरी रखता हूँ। ठीक बात। जब बरेली का काफ़ी बार जिक्र हो रहा है तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, जी, बरेली किसके लिए जाना जाता है? वहाँ का जो लोकेलिटी और लोकल फॉर वोकल वाला आप बता रहे हैं, जी वो क्या है? मतलब देखिए, किस तरह का जनपद है? बरेली में अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे AQI दिल्ली का बड़ा ख़राब है साहब। बरेली जैसा जो शहर है उधर पानी हवा सब स्वच्छ है। अब आते हैं बरेली के इतिहास के बारे में। बरेली शहर में किताब भी लिखी गई है, उस किताब में भी मेरे परिवार का जिक्र है। इतिहास बरेली का बहुत पुराना है। अलग अलग वर्चस्व वाले लोगों ने बरेली के अलग अलग कोनों पे सेटलमेंट करके इस शहर को बसाया है, और इस शहर ने गर्मजोशी से सारे ही जातों को, सारे ही धर्मों को स्वीकारा है। हाँ, आज की डेट में बरेली एक स्मार्ट सिटी बन रहा है। हमारे जो शहर के मेयर साहब हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। पर अगर आप बात करें बरेली किस लिए जाना जाता है, देखिए बरेली हमारा बांस बरेली के नाम से भी है। बरेली की बर्फी बड़ी फेमस है। बरेली की एक बर्फी मूवी तो भी आई पिक्चर थी। ने कर दी, और पिक्चर के उस पर बताऊं तो झुमका भी बरेली का पिक्चर ने बना दिया। हाँ हाँ हाँ। देखिए बरेली एक नाथ नगरी है। यहाँ पे 7 टेम्पल्स हैं भोलेनाथ के, बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। जिस विधानसभा में मैं हूँ वो महाभारत काल से उसे जोड़ा जाता है, और ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि निखिल जी, मैं जब गया तो वहाँ पे लोकल लोग किला कहते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली इन अ फॉर्म ऑफ नो, दिस किला इज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी हमारी क्षेत्र में है। इट इज़ एक्चुअली इन अ फॉर्म ऑफ अ पिरामिड। ओके। तो पिरामिड आपके मिस्र में भी मिलते हैं, पिरामिड आपके साउथ अमेरिका में भी मायम्स और इन सब सभ्यताओं में ढूंढे गए हैं। और मैंने बहुत अनुभव किया है पूरे देश के, मैं मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ मुझे अवसर मिला पूरे देश में घूमने का मिला, बरेली में मैं समझता हूँ इकलौता पिरामिड स्ट्रक्चर मौजूद है। बट अभी उसको यूनेस्को ने और इन सब संस्थाओं ने नहीं लिया है, उसकी बहुत दुर्दशा हुई पड़ी है। तो बरेली में मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बरेली में बहुत बड़ा जैन मंदिर है, इतना बड़ा जैनी मंदिर है वो, मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पे, सबका आदर करता हूँ। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे मेले लगते हैं, और बड़ी सभ्यताओं के लिए। और क्या क्या फेमस है बरेली? देखिए बरेली में सिद्धराज सिंह भी फेमस है। सही कह रहे हैं। देखिए हर जगह अलग अलग कार्य होते थे। एक समय में जो है सिक्के अवध के बरेली बनते थे, एक्चुअल कॉइन्स वो यहाँ बनते थे। सुरमा भी बरेली का फेमस है, और सूरमा भी फेमस है बरेली के। सही कह। बरेली में रोहिला जो क्षत्रिय थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से ऐसी लड़ाई करी कि अंग्रेज़ों को मुगलों को साथ आना पड़ा, और हमारे कमिश्नरी में एक जो है पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे 500 जो है रोहिला ठाकुरों को जो है फांसी दी गई। तो उनका भी बलिदान है। बरेली देखिए, चाहे बरेली की बात हो, किसी शहर की बात हो, मैं सब शहरों में जाता हूँ, हर शहर का अपना इतिहास होता है और वही क्वालिटी होती है। और बरेली बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, और भगवान ने चाहा तो। बरेली का मतलब लोगों का क्या भाव है, किस तरह के, किस मिजाज के लोग होते हैं? बरेली के लोग जैसा मैं आपके सामने हूँ ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं होते। ऐसे एलियन तो नहीं होते हैं ना, मानव ही होते हैं। कहने का सेंस, जैसे हमारे यहाँ कानपुर में बड़ा ओपन हार्टेड होते हैं जी, तो जो बरेली का स्वभाव जो मेरे मन में है वो ये है कि यार कुछ ना कुछ लकड़ी दे देंगे। लकड़ी दे देंगे, हे भगवान।
देखिए बरेली जो है, बड़े उलझे हुए हैं, सुलझे हुए नहीं है। देखिए कोई भी, मैं शहर के लिए बात नहीं कहूँगा, हाँ। हालांकि मैं आपके लिए बता दूं, हाँ। मेरी माता जी जो मेरा ननिहाल है वो मतलब बनारस जौनपुर की तरफ है। मुझे वहाँ की भाषा बहुत अच्छी लगती है, हालांकि मैं उस परिपक्वता जो से उसे local बोल नहीं language है, पाता। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। अब कहावत कही भी जाती है, लखनऊ से ऊपर चले जाइए तो पहले आप में समय निकल जाता है। हाँ 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 अभी आप इधर पश्चिम के बॉर्डर पे आ जाइए तो फिर के हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। और मेरठ की तरफ चले जाइए तो नू हो जाएगा, क्या और बात आप इधर आ जाइए नोएडा की तरफ हाँ। तो ते हो जाएगा। हाँ। कहाँ ते आ रहा है, कहाँ ते जा रहा है। देखिए हर जगह का अलग अपना स्वभाव होता है, भाषाएं होती हैं, और हर जगह की भाषा मीठी है। भाषा बनी ही लोगों को जोड़ने के लिए है, कम्युनिकेशन करने के लिए है। ये सोचना कि कोई शहर अच्छा है कोई बुरा है, देखिए हर शहर में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके का व्यक्ति हर जगह होता है। बरेली बहुत अच्छा शहर है, जिसका पानी इतना मीठा हो, जिसका AQI दिवाली पे 50 ना हो, ऐसी जगह के लोग जो है गलत कैसे हो सकते हैं। उसका IGRS में भी नंबर टॉप पे है। ये आपने मुझे खुद बता दबा दिया, के लट्टे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी, आपने दोबारा याद कराया। हाल ही में अभी फिर लट्ट बजे थे, और जो हमको लग रहा है एक दो डंपर जी। चप्पलें गई होंगी। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ये विडंबना है, काफ़ी बार जब शहर सही दिशा में चल रहा होता है, सब कुछ जो है पीसफुली शांति से चल रहा होता है, कभी कभी बीच में इस तरीके की जो है उत्पत्तियां हो जाती हैं। नहीं, पर खूब जैसे गोलियां कि भी चल जाती बीच बीच। गोलियां तो साहब सब जगह चल रही हैं, आंखों से भी चल रही हैं और तमंचे से भी चल रही हैं। देखिए गोली का तो कोई प्रकरण नहीं हुआ बरेली में, पर हाँ एक तरीके का मूवमेंट हुआ था। मैं उसके बाबत कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से लोगों की हो सकता है भावनाओं आहत हो जाएं, मगर कह दूं। पर हाँ ये है कि आई लव मोहम्मद वाला कुछ मामला जी वो प्रकरण चला, काफ़ी चला, और पहले भी जो जब देखिए पूर्व में जो है मुजफ्फरनगर में भी एक प्रकरण हुआ बहुत बड़ा, और जो आप बात कर रहे हैं ये तो चीज़ उजागर ही लखनऊ के उधर पता नहीं कहाँ हुई है। तो कहते ना वो हीट या कहिए छींटे गिर गए, और अब सब व्यवस्था सामान्य है, और योगी राज में तो सब व्यवस्था सामान्य ही रहती है, आपको पता ही। नहीं तो कर दी जाएगी। नहीं, करने का समय आ गया है, और ये दायित्व हम सबका है। बढ़िया लगता है आपको जब बुलडोजर चलता है क्षेत्र में? देखिए बुलडोजर चलता हुआ तो सबको अच्छा लगता है, बुलडोजर की तारीफ तो और प्रदेशों में हो रही है, विदेशों में हो रही है। तो बुलडोजर देश बुलडोजर से चलेगा कि संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। तो संविधान में तो कहीं बुलडोजर का जिक्र ये नहीं बात है। बिल्कुल सही कही आपने, दरअसल मैंने लॉ करी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, संविधान में बुलडोजर की वो नहीं है। पर देखिए संविधान में बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी गई, संविधान में बहुत लोग कहते हैं ना बदलाव की भी आवश्यकता है। देखिए चाहे युवाओं के लिए जो नई नई चीज़ें, हालांकि BNS करके बहुत सी जो है नई लॉज वगैरह निकाली गई हैं, कुछ पुराने लॉज नए लॉज में इंडक्ट भी करे गए हैं। संविधान में तो हमारे कभी भी ट्रांसजेंडर्स और इन सब के लिए जो है स्कोप ही नहीं था, तो इट नीडेड अ चेंज, इम्प्लीमेंट किया और संविधान में बहुत सी चीज़ें आगे भी बदली जाएंगी। आप लीगल सिस्टम में देख लीजिए आज क्यों सारे प्रदेश में हर जगह साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक जो है संवैधानिक रूप से आएगा। हाँ अब अगर आपका जो प्रश्न है उस पर बात करूं, काफ़ी बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आप उनको हाथ जोड़ लीजिए, समझा लीजिए, नहीं हो पा रहा है। पर हाँ यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड बैलेंस, जो भी होता है वो बैलेंस के लिए ही होता है। ठीक बात। आपको रुतबा भौकाल ये पसंद है? गाड़ियों का काफिला? नहीं। हम एक रील देख रहे थे, उसमें बड़ी तगड़ी रील अरे वो बनी थी सब आपकी। AI से बनता है भैया, हम तो अकेले चलते हैं, सब AI से है, कुछ ऐसा है नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ जमावड़ा बना लेते हैं। AI है भैया। यही नहीं, रियलिटी है। देखिए ये सिर्फ लोगों का स्नेह है, प्यार है। जो लोग भी आते हैं मैं सबका हृदय से जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शायद वो प्यार होगा, मोहब्बत होगी, दूसरों के लिए स्नेह होगा, कि जब भी आप खड़े होकर पुकारें तो आपके साथ लोग खड़े हों। असलाहे हैं आपके पास? मेरे पास मेरे नाम पे लाइसेंस्ड एक असला है जो मैं लेके नहीं चलता हूँ। लेके नहीं चल? नहीं चलता हूँ, कभी लेके जरूरत चला नहीं ही नहीं। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? इसका अब जमाना नहीं रहा। ज़माना तो इसका पहले भी नहीं था, हालांकि हम क्षत्रिय हैं। हम लोग हर साल दशहरा पे अपने सारे शस्त्रों को पूजते हैं। पूजन वाला भी एक राजा भैया का भी बड़ा वीडियो वायरल देखिए हुआ वो राजा भैया मेरे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं,
बहुत बड़े हैं वो, मैं उनके बाबत नहीं कह सकता। हर घर की अलग अलग प्रथाएं होती हैं, ये परंपराएं हैं। जो परंपरा है, हमारे घर की भी परंपरा है शस्त्र पूजन की। हम लोग अपने सारे शस्त्रों को रख के जिस तरीके से पूजन ये होता normal है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट उसको पूजन करना का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गले में लटका के घूमेंगे। अब पेन का ज़माना है, और अगर हम लोग इतनी पढ़ाई लिखाई के, इतने अनुभव के बाद अगर हम लोग शस्त्र उठाएंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा। सही कह रहे हैं। अब तो असली वाला भौकाल प्रशासन के पास में है। जी, और कभी ऐसा जो एक दबदबा विधायक का हुआ करता है तो वो आजकल प्रशासन का है। जी। तो ऐसा दबाव कभी आपको झेलना पड़ा कि प्रशासन से आपका कुछ 36 का आंकड़ा बना देखिए, हो? प्रशासन से कोई भी सरकार रही हो, चाहे हम लोग उस सरकार का भाग ना रहे हों और वो सरकार सत्ताधारी कोई और भी रही हो, तो भी शासन प्रशासन से किसी भी तरीके की कोई अदावत मेरे को नहीं हुई। अब अगर अदावत की बात करें निखिल जी, तो हो सकता है कल हो जाए। कुछ भाई- बदलाव है पहले से प्रशासन भाई, में? अगर हम लोग शासन प्रशासन से किसी व्यक्ति के लिए मदद मांगते हैं और उसकी मदद में अगर समय लगता है, तो हो सकता है भाई हमारे कल भी अदावत हो जाए। अब आपने बात करी कि प्रदेश के स्वभाव में हो जाएंगे तो खींच देंगे धागा। नहीं, धागा कोई नहीं खींचता है, निवेदन ही करा जाता है विनम्रता से। छतरी कब से निवेदन करने लगे? करना पड़ता है साहब, क्यों नहीं करा है? निवेदन नहीं करा है, पहले निवेदन ही करा जाता है ना। पहले निवेदन किया आप जाता बात है। पकड़ रहे हैं आप बात पकड़ रहे हैं, पर समझदार समझ गया। जो भी व्यक्ति मुझे जानता है, हम लोगों ने अभी पीछे जो है, चाहे कांवड़ यात्रा रही हो, कुछ भी रही हो, जो है शासन प्रशासन ने मुझसे मदद मांगी कि आप अपनी टीमें लगाइए लड़कों की। भाई, नॉट एवरीवेयर कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन कैन लुक, तो हम लोगों ने उधर कॉपरेट किया उनके साथ। उसका भी हेल्प किया है। यस, किया हम लोगों ने। उन्होंने हमसे कहा कि आप भैया जो है मेडिकल स्टॉल्स लगा दें, हम लोगों ने वो भी लगवाया। तो वी ट्राई टू हेल्प जहाँ पे ज़रूरत होती है, और हम लोग वही हेल्प वापस चाहते हैं। अब एक बात और है निखिल जी, अगर मैं कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, जिनका मैं सबका सम्मान करता हूँ, उनसे अगर मैं कोई गलत काम के लिए कहूँगा, कोई गलत मदद मांगूंगा, तो वो कैसे कर देंगे? आजकल तो सही वाले करने में भी पैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमेशा से एक आचरण रहा है। मैं बात पैसे की नहीं कह रहा, मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं मांगा, मुझसे नहीं मांगा किसी ने पैसा। और मैं अगर किसी के लिए फ़ोन भी कर दूं कहीं भी, तो कभी मुझे किसी ने ये आके नहीं बताया कि भैया हमसे पैसे लिए गए। ग्रेविटी रहती है मतलब। हाँ, आशीर्वाद, आशीर्वाद पूर्वजों रहता का है। आशीर्वाद। राजनीति में 22 में टिकट नहीं मिला, जी 27 करीब है, जी। बड़ी दुविधा का समय चल रहा है। और कहीं ये लोग तो नहीं लगता है कि यार फंस तो नहीं गए कहीं? नहीं, देखिए, फंसना तो था ही, बैकआउट नहीं मारेंगे कभी? कभी नहीं मारेंगे, और वापसी का तो कोई घर ही नहीं है। और यूटर्न सिद्धराज सिंह की गाड़ी में गियर नहीं है साहब, आगे का ही गियर है और टॉप गियर है। दूसरा, जैसे 27 का चुनाव है, चुनाव के लिए क्या आधार होता है? आदमी की सक्रियता कितनी है? मैं पूर्णतः सक्रिय हूँ। एक विधानसभाओं में नहीं, कम से कम 6-7 विधानसभाओं में 22 में टिकट नहीं मिला से मैं घर नहीं बैठा। मैंने उन विधानसभाओं में भी चुनाव लड़ाया जिन विधानसभा मेरी लोकसभा में नहीं आती हैं। कुछ मन डाउन नहीं हुआ कि अरे, टेम्पो डाउन करना ही नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से अगर परेशान हो जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आप जो भी करें अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छे भाव स्वभाव के साथ करें। आप देखिए ना, हर चीज़ में मज़ा आता है। मतलब 27 लड़ेंगे एकदम निश्चित लड़ूंगा मैं, ताल ठोक के। ताल ठोक के लड़ूंगा, पहले भी कह चुका हूँ। और उम्मीदवार ठोक के तो लड़ूंगा बहुत- भी, हाँ। और लड़ाऊंगा भी जिन्हें लड़ाना है। जैसे जिसको भी टिकट मिलेगी उसको लड़वाएंगे भी। हाँ, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे प्रश्न अभी भी जो रह गए हैं जी। मुझे लगता है जब 27 और करीब आएगा तो मुझे लग रहा है कि और अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूं कि मैं जब अगला पॉडकास्ट करूंगा या काइंड ऑफ कोई भी इंटरव्यू करता हूं तो आपकी विधानसभा में ही करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को बड़ा आनंदमय रहा होगा, और जिसके लिए जाने जाते हैं सिद्धराज सिंह, मुझे लगता है वो अभाव, वो एक इमोशन निकल के आया होगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनका वो एक कनेक्ट आया है सिद्धराज सिंह भैया वाला, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।